नमस्कार साथियों, एनवीरा प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम भारतीय इतिहास की कड़ी में पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है बहुत ही प्रसिद्ध बताया जाता है कंपटीशन के नज़रिए से। अगर बात करें राजस्थान इतिहास की तो उससे भी ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण बताया जाता है चैप्टर गुर्जर प्रतिहार वंश। चूँकि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने राजपूत काल के बारे में पढ़ा था। राजपूतों की उत्पत्ति, विभिन्न मतानुसार जो उत्पत्ति हुई है उनके बारे में डिटेल गहनता से हासिल कर ली, और उनमें से एक वंश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में ऐतिहासिक जानकारी शुरू करने जा रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति का वर्णन हमें कहां से पढ़ने को मिलता है, यह किस वंश से बताए जाते हैं। यह जो गुर्जर प्रतिहार हम पढ़ रहे हैं इनके मूल पुरुष कौन कौन से बताए जाते हैं, इनकी प्रारंभिक शाखाएं कौन सी बताई जाती हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल के अंदर कौन सी स्थापत्य कला जो है ये सबसे ज़्यादा भारत के अंदर अपनाई गई थी। और अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की तो इनका जो प्रमुख क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, इनके वंश के साथ में गुजरना शब्द क्यों जुड़ा है, इसके बारे में भी हम जरूर जानकारी लेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? उत्पत्ति के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो राजपूत वंश बताया जाता है, इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें जो साक्ष्य उदाहरण मिले हैं वो बताए जाते हैं आपके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश और इनके साथ में तीन प्रमुख जो राजपूत वंश हैं इनकी उत्पत्ति बताई जाती है आबू के अग्निकुंड से। अनुसार आबू के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है, जिनमें हमने पढ़ा था परमार, प्रतिहार, चाहमान और चालुक्य। बात करें अगर इनके शासन काल की तो इनका टोटल ऑल ओवर जो शासन काल हमें देखने को मिलता है यह 750 ईस्वी से लगाकर 950 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अगर पूछ ले कि राजपूतों के जो 36 शाखाएं हैं इनमें हमने चंद्रवंश भी पढ़ा, सूर्यवंश भी पढ़ा, और इसके साथ में अग्निकुंड से उत्पन्न होना भी बताया गया, और इसके साथ में हमने ऋषियों से फॉलोअर्स जो भी राजपूत वंश बताए हैं उनके बारे में भी बात की जाती है। लेकिन गुर्जर वंश जो गुर्जर प्रतिहार वंश जो हैं यह किस वंश को फॉलोअर्स या फिर किस वंश के बताए जाते हैं? तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, शासक जो हैं, यह सूर्यवंशी बताए जाते हैं। कैसे बताए जाते हैं? सूर्यवंशी बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो है, प्रतिहारों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। शाब्दिक अर्थ, प्रतिहारों का शाब्दिक अर्थ क्या हमें देखने को मिलता है? तो प्रतिहारों का शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है रक्षक। क्या देखने को मिलता है? रक्षक। कैसा रक्षक? अरबों के आक्रमण से रक्षा करने वाला, अरबों के आक्रमण से रक्षा करने वाला प्रतिहार कहलाता है। और इनका अन्य जो शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है, प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल भी बताया जाता है, और द्वारपाल जब इनका अर्थ निकल कर सामने आता है तो प्रतिहार वंश के शासकों को लक्ष्मण का भी वंशज कहा जाता है। लक्ष्मण का वंशज, इन्हें लक्ष्मण का वंशज भी बताया जाता है। और अगर बात करें गटियाले शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? गटियाले का शिलालेख। तो गटियाले का जो शिलालेख हमें देखने को मिलता है 861 ईस्वी के अंदर, जिसको उत्कीर्ण करवाया गया था। कब करवाया गया? 861 ईस्वी के अंदर इसको उत्कीर्ण करवाया गया। तो गटियाले शिलालेख के अनुसार जो प्रतिहार हैं इनको राम का प्रतिहार भी कहा गया है। राम का प्रतिहार, राम का द्वारपाल, राम का रक्षक। नाम द्वारपाल का आया है तो
वनवास काल के दौरान माता सीता की द्वारपाल बनकर जो रक्षा की है वो लक्ष्मण, और इसी कारण इन्हें लक्ष्मण का वंशज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश जो हैं इनकी स्थापत्य शैली के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश जो हैं इनकी स्थापत्य शैली जो बताई जाती है, इन्होंने जितने भी मंदिर निर्माण करवाए हैं वो किस शैली के अंदर निर्माण करवाए हैं, तो इनमें नाम निकल कर आता है महामारू शैली। महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने जिस शैली के अंदर मंदिर निर्माण करवाए हैं उसे महामारू शैली के नाम से जाना जाता है, और महामारू शैली को ही गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार शैली गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से भी जाना जाता है, और गुर्जर प्रतिहार शैली में सर्वाधिक जो मंदिर भारत के अंदर देखने को मिलते हैं वह पश्चिम क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें प्रसिद्ध मंदिर की, तो प्रसिद्ध जो मंदिर हमें देखने को मिलता है उसका नाम ओसियां का सचियाई माता का मंदिर, ओसियां का सचियाई माता, ओसियां का सचियाई माता का मंदिर, ओसियां स्थित सचियाई माता का मंदिर एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया। और दूसरा जो मंदिर प्रसिद्ध बताया जाता है महामारू शैली का, उसे रणकपुर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। रणकपुर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है जो महामारू शैली के अंदर बना है। थोड़ी सी जानकारी हम ओसियां सचियाई माता के मंदिर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओसियां सचियाई माता का जो मंदिर है 11वीं सदी के अंदर इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण राजकुमार उपल देव ने इस मंदिर का निर्माण जो है 11वीं सदी के अंदर करवाया। कब करवाया था? 11वीं सदी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब पूछ ले कि महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली है क्या, तो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, मंदिर नींव निर्माण या मंदिर जहाँ से गर्भगृह शुरू होता है वो जमीन से काफ़ी ऊंचा उठा हुआ होता है, इस कारण इसे महामारू शैली के नाम से जाना जाता। अगर साथियों पूछ ले कि भारतीय स्थापत्य कला के अंदर उत्तर भारत में सर्वाधिक मंदिर किस शैली के अंदर बने हैं, तो उत्तर भारत के जो सर्वाधिक मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। अगर पूछ ले कि मध्य भारत के अंदर जो सर्वाधिक मंदिर हमें देखने को मिलते हैं वो किस शैली के बने हैं, साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो द्रविड़ शैली के बताए जाते हैं। उत्तर की नागर शैली, दक्षिण की द्रविड़ शैली, इन दोनों शैलियों का जब संगम हुआ तो उसे बेसर शैली कहते हैं। और पश्चिम भारत के अंदर जो शैली अपनाई गई है मंदिर निर्माण की, इसे महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। एक मंदिर निर्माण की शैली और देखने को मिलती है जिसे पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है, कि मंदिर के पास में अनेक मंदिरों का जमावड़ा, वह शैली क्या कहलाती है? अनेक मंदिर जो बनाए जाते हैं एक जगह पर, उसे पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जानकारी ले लेते हैं हम। रणकपुर जैन मंदिर जो हैं इसमें 1444 खंबे हमें देखने को मिलते हैं। इसे खंबों का उपवन भी कहते हैं। रणकपुर जैन मंदिर जो है इसे चोमू का जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रणकपुर जैन मंदिर जो है, यहाँ अगर कोई यात्री या फिर कोई भी टूरिस्ट जाता है तो यहाँ पर फोटोग्राफी बिल्कुल मना है। दूसरी बात, चमड़े का कोई भी आइटम आप इस मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हो। ये जो मंदिर है ये ऋषभ देव को समर्पित है। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। तो रणकपुर और ओसियां सचियाई माता के मंदिर की मैंने थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी आपको दे दी, साथ ही गुर्जर प्रतिहारों की जो स्थापत्य शैली है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं इनका प्रभावशाली या फिर इनका जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, या फिर इनके नाम के साथ में जो गुजरना शब्द जुड़ा है। गुजरना शब्द का क्या अर्थ बताया जाता है, किन क्षेत्रों को गुजरना क्षेत्र में सम्मिलित बताया जाता है, तो गुजरना जो क्षेत्र है इनमें जो सर्वाधिक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है तो उसमें मारवाड़ आता है। मारवाड़ के साथ मारवाड़ का बहुत सारा हिस्सा जो जोदाना कहलाता है। मारवाड़ के साथ में जालोर के साथ में
पाली के साथ में जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ में छुटपुट सा एरिया, थोड़ा सा एरिया बाड़मेर का भी हमें देखने को मिलता है। और इसमें नागौर का, दक्षिणी नागौर का इलाका भी सम्मिलित किया गया है। टोटल ऑल ओवर जो क्षेत्र बताए जाते हैं, जिसमें मारवाड़ यानी जोधपुर मान सकते हो आप, जोधपुर, जालोर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और दक्षिणी नागौर, इस क्षेत्र को गुजरना प्रदेश कहा जाता है। और गुजर प्रतिहारों का जो प्रारंभिक शक्ति का जो केंद्र बताया जाता है वो गुजरना क्षेत्र ही बताया जाता है। और इसके कारण इनके नाम के साथ में जो दूसरे शब्द जुड़े हैं, इसके कारण ही इन्हें गुजर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ये गुजर प्रतिहार इस प्रकार से कहलाए हैं। गुजर प्रतिहारों के बारे में हमने प्रारंभिक जानकारी ले ली, उत्पत्ति के बारे में जानकारी ले ली है, शाब्दिक अर्थ हमने इसका निकाल लिया, स्थापत्य शैली के बारे में बात कर ली है, और इनका जो क्षेत्र बताया जाता है प्रभावशाली, उसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं गुजर प्रतिहार वंश जो हैं, इसमें जो राजस्थान मैप या मानचित्र को मद्देनजर रखते हुए देख लेते हैं कि राजस्थान में गुजर प्रतिहार वंशों की शासकों की जो प्रमुख शाखाएं हमें देखने को मिलती है वो कौन कौन सी शाखा और कौन सा शासक इसमें इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। गुजर प्रतिहारों की जो प्रमुख शाखाएं हैं इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं राजस्थान के मैप से। तो गुजर प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है वो को क्या कहलाता है, ऐसे शब्द आपसे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम राजस्थान के मैप के अंदर बात कर लेते हैं मारवाड़ के बारे में हम बात कर लेते हैं कि गुजर प्रतिहारों की प्रारंभिक शक्ति का जो केंद्र हमें देखने को मिलता है वो मारवाड़ देखने को मिलता है। अब मारवाड़ जो शाखा बताई जाती है गुजर प्रतिहारों की, इसका मूल पुरुष कौन सा देखने को मिलता है? मूल पुरुष किसे बताया जाता है? तो मूल पुरुष बताया जाता है हरिश्चंद्र को। किसको बताया जाता है? हरिश्चंद्र को इसका मूल पुरुष बताया जाता है। और हरिश्चंद्र का शासनकालीन जो समय हमें देखने को मिलता है 551 ईस्वी, कई सारी गाइडें 550 ईस्वी भी बताती हैं। तो साथियों, हमने गुजर प्रतिहारों की प्रारंभिक शाखा मारवाड़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली है। अब हम बात कर लेते हैं गुजर प्रतिहारों की दूसरी शाखा जिसे भीनमाल के नाम से जाना जाता है। भीनमाल जो शाखा है, यहाँ पर जो गुजर प्रतिहारों का जो मूल पुरुष हमें देखने को मिलता है, गुजर प्रतिहारों का मूल पुरुष जो हमें देखने को मिलता है, इसे नागभट्ट प्रथम के नाम से जाना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल क्षेत्र, भीनमाल पड़ता है आपके जालोर जिले में। कहाँ पड़ता है? जालोर जिले में पड़ता है भीनमाल। और जालोर से 4 से 5 ऐतिहासिक जानकारी जो अपने लिए क्वेश्चन बन सकती हैं, जैसे जालोर जो है इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जालोर जो है यहाँ पर जो प्रसिद्ध वंश पनपा है इसे सोनग्रा चौहान, और इसमें प्रसिद्ध जो शासक हमें देखने को मिलता है उसे कानड़देव सोनग्रा कहा जाता है। जालोर स्थित पथमेड़ा जो गौशाला है यह भारत का सबसे प्रसिद्ध गौशाला बताया जाता है। और अगर पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो बड़ा पशु मेला लगता है आपके सोनपुर जो बताया जाता है आपके बिहार के अंदर। और राजस्थान में पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, तो लगते हैं आपके नागौर के अंदर। और भीनमाल जो है इसकी ऐतिहासिक जानकारी अगर बात करें तो हेनसांग जो है ये भीनमाल दूरी पर आया और भीनमाल को जो नाम दिया इसे पीलो मोलो का नाम दिया है हेनसांग ने। और जालोर का जो भीनमाल है, भीलमाल और जालोर दोनों ही ये चमड़े से निर्मित जूतियों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध बताए जाते हैं। अगर बात करें कृषि की तो कृषि के क्षेत्र में जालोर में सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो होती है घोड़ा जीरा। कौन सी होती है? घोड़ा जीरा, जिसे इस बगोल के नाम से भी जाना जाता है। भीनमाल के प्रसिद्ध जो कवि बताए जाते हैं, प्रसिद्ध कवि जो बताए जाते हैं उनका नाम बताया जाता है कवि माघ। कवि माघ ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है उसका नाम बताया जाता है आपके शिशुपाल वधम। शिशुपाल
वधम, शिशुपाल वधम नामक प्रसिद्ध रचना की है। और ये जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर इसको रचित किया था। तो नागभट्ट प्रथम जो हैं यह भीनमाल शाखा के मूल पुरुष हमें देखने को मिलते हैं। नागभट्ट जो प्रथम हैं इनका शासनकालीन जो समय हमें देखने को मिलता है साथियों 750 ईस्वी। 750 ईस्वी में इन्होंने अपनी नई शाखा भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। साथियों अगर पूछ ले कि बप्पा रावल जो मेवाड़ वंश से संबंध रखने वाले गुहिल वंश के शासक बताए जाते हैं बप्पा रावल, कि अगर पूछ ले कि बप्पा रावल के समकालीन जो शासक प्रभावशाली देखने को मिलता है उसे नागभट्ट प्रथम के नाम से ही जाना जाता है। नागभट्ट प्रथम जो हैं इन्होंने अनेकानेक रूप में सिंध के जो आक्रमण हैं इनको रोकने का भी कार्य किया था। अगर पूछ ले कि मेड़ता को नए सिरे से किसने बसाया था तो नाम आता है नागभट्ट प्रथम का। और मेड़ता से संबंधित अगर डिटेल अपने को पढ़नी है मेड़ता, तो मेड़ता के प्राचीन नाम हमें क्या देखने को मिलते हैं तो पहला नाम मीड़ता, पहला नाम मीड़ता, फिर बदलकर नाम पड़ा गया है इसका मेदांतक, और मेदांतक के बाद में इसका नाम पड़ा है मेड़ता। मेड़ता जो है यहाँ पर जो वंश पनपा है इसे मेड़तिया राजवंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेड़तिया राठौड़ करके यहाँ पर वंश स्थापित हुआ था, जिसकी नींव रखने वाले थे राव वरसिंह और राव दूधा, जो जोधा के पुत्र बताए जाते हैं। राव वरसिंह और राव दूधा जी की पौत्री बताई जाती है मीरा, जिसे पेमल के नाम से जाना जाता है, जो भक्ति काल में बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। भक्तिन के क्षेत्र में अगर मीरा के समकक्ष कोई देखने को मिले तो भक्ति अगर स्त्रियों के रूप में देखने को मिले तो मीरा के अनुरूप कोई दूसरी भक्तिन हमें देखने को नहीं मिलती है। मीरा ने कृष्ण भक्ति में बहुत ही कष्ट झेले हैं, जैसे मीरा ने अपने पदों के अंदर लिखा है। पद कौन कौन से मीरा के? तो नरसिंह जीरो मायरो, राग संग, राग सोरठा, यह मीरा के प्रमुख पद देखने को मिलते हैं। और मीरा को मानने वाले मीरवंशी कहलाते हैं। मीरा ने कृष्ण भक्ति को करते हुए जो दुख देखे हैं तो मीरा ने अपने पदों में लिखा कि जे मैं एड़ो जानती प्रेम क्रिया दुख होई, नगर ढिंडोरो पीटती प्रेम न कर जो कोई। ये मीरा के कुछ पद मैंने आपके सामने रखे और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मूल पुरुष हैं इनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि प्रारंभिक शासक हरिश्चंद्र से वंश जो है किस प्रकार आगे बढ़ा है और मूल पुरुष नागभट्ट प्रथम तक आते आते किन किन ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में हमें जानने को मिलता है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल हम ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं और थोड़ी सी ऐतिहासिक फुल डिटेल ले लेते हैं हम हरिश्चंद्र के बारे में। किसके बारे में? हरिश्चंद्र के बारे में। तो हरिश्चंद्र के बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ता है गटियाले का शिलालेख। गटियाले का जो शिलालेख है इसको उत्कीर्ण करवाया गया था 861 ईस्वी में। गटियाले का जो शिलालेख है इसमें हमें वर्णन पढ़ने को मिलता है कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष जो हमें देखने को मिलता है वह हरिश्चंद्र को बताया गया। किसको बताया गया? हरिश्चंद्र हैं। किसके अनुसार? गटियाले शिलालेख के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि गटियाले शिलालेख के अनुसार जो हरिश्चंद्र का नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो हरिश्चंद्र जो हैं, हरिश्चंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। हरिश्चंद्र जो हैं इनकी 2 पत्नियों का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। 2 पत्नियों में पहली जो पत्नी का नाम हमें देखने को मिलता है इसका नाम ब्राह्मणी। क्या नाम? ब्राह्मणी के रूप में देखने को मिलता है। दूसरी जो पत्नी है इसका नाम हमें देखने को मिलता है क्षत्राणी। पहली ब्राह्मणी, दूसरी क्षत्राणी।
और शत्राणी को दूसरा नाम बद्रा कहकर भी उनको उच्चारित किया जाता था। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी पत्नी है जिनके 4 प्रभावशाली ऐतिहासिक जो समर्थ शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो इनमें जो शत्राणी जो देखने को मिलती है, शत्राणी जो देखने को मिलती है पत्नी हरिश्चंद्र की, इनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए थे? 4 पुत्र हुए। इन 4 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो हमें देखने को मिलता है उसका नाम है भोगभट्ट। क्या नाम? भोगभट्ट। दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है पुत्र का, उसका नाम है कड्डक। और तीसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है शत्राणी के पुत्रों में, उसका नाम हमें देखने को मिलता है दद्द। और चौथा और अंतिम पुत्र जो देखने को मिलता है उसका नाम है रज्जिल हमें इनका अंतिम पुत्र देखने को मिलता है। नोट बनाकर इसको जरूर याद रखना साथियों। रज्जिल का जो पौत्र बताया जाता है, रज्जिल का पौत्र जो प्रसिद्ध हुआ है उसे नागभट्ट प्रथम के नाम से जाना जाता है। और नागभट्ट प्रथम ने अपनी जो राजधानी स्थापित की है इसे भीनमाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भीनमाल के नाम से जाना जाता है। तो हमने हरिश्चंद्र से सफर तय कर भीनमाल के शासक नागभट्ट प्रथम के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे हिसाब से इससे एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए जो हमारे लिए सवाल बन जाए। बहुत ही अटपटे आजकल जो कंपटीशन है उसमें सवाल कहीं से भी निकलकर आपके सामने सवाल आ सकता है जो अपने आप को वैकेंसी या फिर जो सक्सेस है इससे काफ़ी दूर कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इनके ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो इनमें सबसे पहला जो ऐतिहासिक स्रोत है बताया जाता है ऐहोल अभिलेख। कौन सा? ऐहोल अभिलेख हमें देखने को मिलता है। ऐहोल अभिलेख की डिटेल, जो ऐहोल अभिलेख हैं यह 634 ईस्वी में रवि कीर्ति, किसके द्वारा? रवि कीर्ति द्वारा उत्कीर्ण। रवि कीर्ति के द्वारा जो उत्कीर्ण अभिलेख हमें देखने को मिलता है इसका नाम ऐहोल अभिलेख। और इसमें हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में जानकारी पढ़ने को मिलती है। नंबर 2, दूसरा जो अभिलेख हमें देखने को मिलता है वो है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति यानी प्रशंसा, राजा के प्रशंसा भरे शब्दों को इतिहास में उत्कीर्ण करवाना, शिलाओं के ऊपर, पत्रों के ऊपर, वह प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी जो प्रशस्ति बताई जाती लंबी चौड़ी जिसके ऊपर ज्यादा उत्कीर्ण किया गया है उसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है इसमें किसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है? तो शासक का नाम आता है मिहिर भोज का वर्णन। मिहिर भोज की उपाधियां, रण क्षेत्र, साम्राज्य विस्तार हम डिटेल सहित पढ़ने वाले हैं। तो मिहिर भोज का ऐतिहासिक वर्णन हमें किस प्रशस्ति के अंदर पढ़ने को मिलता है? तो नाम ग्वालियर प्रशस्ति बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा जो स्रोत है नाम है संजन ताम्रपत्र। संजन ताम्रपत्र जो है तांबे का पत्र, जिसे ऐतिहासिक स्रोत भी कहा जा सकता है। संजन ताम्रपत्र जो है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बताया जाता है और किस शासक का हमें वर्णन पढ़ने को मिलता है? तो शासक का नाम आता है अमोघ वर्ष जो है शासक का नाम हमें देखने को मिलता है। साथियों जरूर बात को नोट करना कि संजन ताम्रपत्र लेख में ही गुर्जर प्रतिहारों को, किसको? गुर्जर प्रतिहारों को, संजन ताम्रपत्र लेख में ही गुर्जर प्रतिहारों को द्वारपाल बताया गया है। क्या बताया गया? द्वारपाल बताया गया
हैं। संजनगढ़ ताम्रपत्र लेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों को क्या बताया गया है? द्वारपाल, और द्वारपाल से डिटेल निकलती है, इसके कारण ही इस वंश के शासकों को लक्ष्मण का वंशज कहा जाता है। चौथा जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हमें देखने को मिलता है वह है कल्हण की राजतरंगिणी। कौन सा ग्रंथ? कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है, रचनाकार कल्हण। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी, और इसके टोटल 8 भाग देखने को मिलते हैं। कश्मीर का इतिहास, कारकोट वंश और लोहार वंश की जो सटीक निष्पक्ष जानकारी जो हमें देखने को मिलती है वो कल्हण की राजतरंगिणी में देखने को मिलती है। और कल्हण की राजतरंगिणी में गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है? तो इसमें मिहिर भोज का उल्लेख। किसका? मिहिर भोज का उल्लेख। मिहिर भोज का उल्लेख हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। अगर कल्हण की राजतरंगिणी से संबंधित इसका ऐतिहासिक स्रोत बन रहा है तो साथियों 101% जितनी भी जानकारी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में निकल कर आ रही है वो सही, सटीक और निष्पक्ष है, क्योंकि कल्हण ने किसी भी राजा के राज आश्रय में नहीं रहा। जो देखा प्रतीत किया है वही इतिहास अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, पांचवा जो ऐतिहासिक स्रोत हमें देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहार वंश का वह है गटियाले का शिलालेख। गटियाले का शिलालेख। गटियाले का जो शिलालेख हमें पढ़ने को मिलता है यह 861 ईस्वी में 861 ईस्वी में इसे उत्कीर्ण करवाया गया। और यह जो शिलालेख है इसमें हमें नागभट्ट द्वितीय शासकों के नाम आते हैं इसके अंदर। नागभट्ट जो है प्रथम, नागभट्ट प्रथम, साथ ही अन्य जो शासक देखने को मिलते हैं जैसे कक्कुक व देवराज आदि गुर्जर प्रतिहार शासकों का वर्णन हमें गटियाले शिलालेख में पढ़ने को मिलता है। अंतिम जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हैं आपके बुचकला अभिलेख। बुचकला का अभिलेख, ये बुचकला कहाँ पड़ता है? तो बुचकला जोधपुर पिपाड़ में पड़ता। पिपाड़ के पास में छोटा सा गांव है बुचकला। बुचकला जो अभिलेख है ये किस में उत्कीर्ण करवाया गया? शिव मंदिर में। किस में? शिव मंदिर में इसको उत्कीर्ण करवाया गया। बुचकला जो शिलालेख है इसमें हमें डिटेल कब की पढ़ने को मिलती है, इसको कब उत्कीर्ण करवाया गया? तो समय बताया जाता है 815 ईस्वी। बुचकला कहाँ पड़ता है साथियों? अगर पूछ ले तो ये जोधपुर का एक ग्राम बताया जाता है बुचकला। और इस अभिलेख के अंदर हमें क्या डिटेल पढ़ने को मिलती है? अगर ऐसा जानकारी पूछ ले अपने को तो इस अभिलेख के अंदर नागभट्ट द्वितीय के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। नागभट्ट द्वितीय जिसने त्रिपक्षीय युद्ध के अंदर भाग लिया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक हर्ष से ये पराजित हो गया और वैष्णव धर्म का अनुयायी बताया जाता है। साथ ही जीवन के अंतिम दिनों में इसने 833 ईस्वी में गंगा नदी में बैठकर जल समाधि लेकर अपने जीवन का वर्ण कर दिया, जीवन को खत्म कर दिया। तो साथियों हमने सविस्तार गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक जो ऐतिहासिक जानकारी है इसके बारे में सविस्तार हमने विश्लेषण कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत के साथ में हमें सबसे पहले मूल पुरुष के बारे में पढ़ने को मिला जिसका नाम है हरिश्चंद्र। क्या नाम? हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र ने अपना प्रारंभिक शक्ति का जो केंद्र स्थापित किया था, मूल पुरुष के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मूल पुरुष नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हरिश्चंद्र के बारे में। किसके बारे में? हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ा। तो हरिश्चंद्र का जो प्रारंभिक शक्ति का जो केंद्र हमें देखने को मिलता है शक्ति केंद्र हमें जो देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का, उसे मारवाड़ बताया जाता है। क्या बताया जाता है? मारवाड़ बताया जाता है। और मारवाड़ में
इन्होंने अपनी शक्ति का प्रारंभिक केंद्र बनाते हुए जिस क्षेत्र को अपना राजधानी बनाया उसमें छुटपुट से नाम सामने आते हैं। जैसे सबसे पहले नाम आता है मंडोर का। किसका? मंडोर का। अब मंडोर जो है इसकी ऐतिहासिक जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं हम कि मंडोर जो है इसे अन्य नामों में इसे मंडोवर के नाम से भी जाना जाता है और इसे मांडवीयपुर के नाम से भी जाना जाता है। मांडवीयपुर के नाम से भी मंडोर को जाना जाता है। और मंडोर के बारे में जो हम जानकारी पढ़ रहे हैं, मंडोर जो है इस पर अनेकानेक शासकों का शासन काल रहा है, वंशों का, जिसमें जो प्रमुख वंश हमें देखने को मिलते हैं तो सर्वप्रथम वंश आता है परमार। परमार वंश। परमार का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। और दूसरा प्रभावशाली जो वंश आता है उसे प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। अब पर्यटक के नजरिए से मारवाड़ का जो मंडोर क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, उसकी जानकारी ले लेते हैं। कि अगर पूछे आपसे कि मंडोर दर्शनीय स्थल जो है क्यों प्रसिद्ध है, अगर पूछ ले यहाँ की नदी के बारे में तो मंडोर में जो प्राचीन नदी चलती थी उसे नागाद्री नदी के नाम से जाना जाता है। नागाद्री। अगर बात करें कि मंडोर जो है ये किस पर्वत के आजू बाजू में बसा हुआ है तो पर्वत का नाम हमें देखने को मिलता है अहिसेल। क्या नाम? अहिसेल के रूप में हमें जानने को मिलता है। और अन्य रूप में मंडोर क्यों प्रसिद्ध है तो यहाँ पर 33 कोटि देवता की शाल हमें देखने को मिलती हैं। चट्टान के ऊपर 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता उत्कीर्ण किए गए हैं। इन 33 कोटि देवताओं में जो इंपॉर्टेंट देवता बताए जाते हैं उनमें पंचपीर प्रमुख रूप से लोक देवताओं का जो मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं लोक देवता, उनकी डिटेल भी हमें पढ़ने को मिलती हैं। मंडोर में प्राचीन ब्रह्मा मंदिर के अवशेष भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। और प्रतिहारों का जो प्राचीन जो दुर्ग बना था उसके खंडर और उसके जो स्ट्रक्चर जो है हमें आज भी मंडोर में देखने को मिलते हैं। मंडोर के ऊपर बाद में जो वंश स्थापित हुआ उसे राठौड़ वंश के नाम से जाना जाता है। ये राठौड़ वंश जो है यह कन्नौज से निकलकर मारवाड़ में आकर मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। मंडोर जो है राठौड़ों की राजधानी के रूप में देखने को मिलता है। और राठौड़ों के जो देवल हमें देखने को मिलते हैं, देवल यानी क्षत्रिय स्मारक कहलाते हैं। और देवल जो प्रसिद्ध है मंडोर स्थित उसका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह का देवल यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध देवल देखने को मिलता है। मंडोर स्थित जो मंदिर हमें देखने को मिलता है वह भी महामारू शैली के अंदर निर्माण किया गया है, जो मारवाड़ जोधपुर का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर आकर अपनी जो ख्याति बिखेर रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों कि मंडोर के बारे में सविस्तार जानकारी ली। मूलपुर हरिश्चंद्र के प्रारंभिक क्षेत्र जो शक्ति का केंद्र था उसकी सविस्तार हमने जानकारी ली। साथियों आगामी जो वीडियो है उसके अंदर हम गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रमुख शासक हैं इनमें जैसे नागवट प्रथम है, वत्सराज है, मिहिर भोज है, नागवट द्वितीय है, महिपाल है, इस राज्यपाल है, इसके बारे में हम सविस्तार जानकारी लेंगे। साथियों मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी तैयारी जो है उसमें संपूर्ण 4 चांद लगाइए, क्योंकि आगे जो समय आने वाला बहुत ही टेस्ट भरा हुआ समय आएगा जिसके अंदर हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कड़ी मेहनत का एक ही विकल्प है तपस्या, और तपस्या पढ़ने से ही अपने को प्राप्त होगी। धन्यवाद।